कक्षा 7 की एनसीईआरटी किताब हमारे अतीत भाग 2 का तीसरा अध्याय दिल्ली के सुल्तान। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे बड़े क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या हमने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। तालिका 1 पर नजर डालते हैं। तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किसी साम्राज्य की राजधानी बनी। किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमर को अजमेर चौहान, जिन्होंने चहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे। मानचित्र 1 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर जैसे हौज खास, सीरी, जहांपनाह, फिरोजाबाद, फिरोज शाह, तुगलकाबाद इत्यादि। दिल्ली कोहाना। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैल गया था। तालिका 1 पर नजर डालते हैं। उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। जिस इलाके को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों के अनेक नगर बसाए। सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर देहली, कोहना, सीरी और जहांपनाह को पहचानिए। देखेंगे यहाँ जहांपनाह, सीरी, देहली कोहाना इत्यादि। तालिका 1 तोमर। दिल्ली के शासक तोमर अनंगपाल 1130 से 1145 ईस्वी, चौहान 1165 से 1192, पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192, प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक, रजिया 1236 से 1240, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 ईस्वी, खलजी वंश 1290 से 1320, जलालुद्दीन खलजी 1290 से 1296, अलाउद्दीन खलजी 1296 से 1316, तुगलक वंश 1320 से 1414, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324, मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, सैयद वंश 1414 से 1451, खिज खान 1414 से 1421, लोदी वंश 1451 से 1526, लोदी वंश में बहलोल लोदी 1451 से 1489, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। कुछ दार्शनिक स्थलों पर नजर डालेंगे। इल्तुतमिश का मकबरा, अलाई का दरवाजा और दिल्ली के सुल्तान का। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। दिल्ली सुल्तानों के बारे में जानकारी।
हालांकि अभिलेखों और सिक्कों की स्थापना भवन निर्माण कला के माध्यम से काफी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख, एक वचन, तवारीख बहुवचन हैं जो सुल्तानों के शासन में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। पांडुलिपियां तैयार करने के 4 चरण होते हैं। कागज तैयार करना, लेखन कार्य, महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग करना, जिल्द तैयार करना। पांडुलिपियों के ये 4 चरण हैं। तवारीख के लेखक प्रशासन, कवि और दरबारियों के सुनिश्चित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासन को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। न्याय चक्र 13वीं सदी के इतिहासकार फक्र मुदब्बिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वो खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा देता है। आज के युग में देखेंगे जैसे लोक प्रशासन में, हमारी राजनीति में यही उदाहरण प्रदर्शित किए जाते हैं। कुछ बातें ध्यान में रखें। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए और उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने के आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1336 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। इम्पोर्टेंट टॉपिक, सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस समय उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं होते। सन 1240 में सिंहासन से हटा दिया गया। कुछ टॉपिक देखेंगे। जन्मसिद्ध अधिकार, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता था। लिंग भेद, स्त्री तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। रजिया के बारे में मिन्हाज ए सिराज के विचार। मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने आदर्श सामाजिक व्यवस्था बनाई है। उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना को खाते में
उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रज़िया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रम्मा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रज़िया का व्यवहार को बिल्कुल विपरीत था। रुद्रम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा 980 से 1003। उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त करना। दिल्ली सुल्तान के विस्तार गैरीसन शहर से साम्राज्य तक, ये काजकोट से लखनौती तक शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर के नाम। भीतरी प्रदेश किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करें। गैरीसन शहर किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं। 13वीं सदी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तान का शासन गैरीसनों रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों के संबंध लेकिन उनसे कुछ दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरीसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासक के अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सुल्तान बड़ी मुश्किल से किसी शहर अपने आप को बचाए हुए थी। इन चुनौतियों को चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरीसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को अनेक पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य
को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले, गैरीसन, शहर और शहर बनाए बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष के बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र का इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था? अलाउद्दीन खलजी का दक्षिण भारत अभियान। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, उसकी मनारे। यह जमा मस्जिद दिल्ली के सुल्तान लोग के द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित इतिहास में एक इस शहर को दिल्ली-ए-कोहान कहा गया। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक और सुल्तान इल्तुतमिश फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। मस्जिद यह अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुगल अल्लाह की आराधना में सजदा घुटने और माथा टेक कर करते हैं, जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्माननीय और विद्वान पुरुष को इमाम नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश खुतबा भी देते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। चित्र 3 यहाँ बेगमपुरी मस्जिद। यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपना विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। मानचित्र में जहांपना की स्थिति यहाँ है। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता है। समान आचार संहिता और आस्था
का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थीं। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से थे। यह मेठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह मंत्रियों द्वारा बनवाई गई। ये जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक में आखिर के दिनों में निर्मित। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन। नजदीक से एक नज़र। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। खलजी तथा तुगलक शासक बगदा को इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति तथा सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनकी उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। परिणाम स्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो गई थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठने के लिए दिल्ली सुल्तानों की आलोचना भी की है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा अधिकारीजन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारीजन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तबाख नामक बावर्ची, लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था।
14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जयाउद्दीन बरनी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में किया। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार को इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इख्ता कहलाते हैं। इन्हें संभालने वाले पदाधिकारी इख्तदार या मुफ्ती कहे जाते थे। मुफ्ती का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इख्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पदवंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इख्ता थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राजस्व द्वारा लेखों सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद तुगलक के शासन में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राजस्व द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। जब दिल्ली सुल्तनत को शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए, तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों के कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली के अधिकार के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था, मवेशियों पर और घरों पर। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तान के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली के सुल्तान बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी।
स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती पर अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी चट्टानी ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी-कभी बांस के झुरमुटे में। भारत में बांस पोल नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग-अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले का प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए अनाजों से बांसों को काट डालती हैं। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1229 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियान आधुनिक उज़्बेकिस्तान पर हमला किया। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना आधुनिक उज़्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत का उनका घाव झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के घाव बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। दिल्ली पर 2 बार हमले हुए। 1299 से 1302 से 1303 में इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी की। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसऑक्सियन पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरीसन शहर बनाया। मानचित्र 1 में इस शहर को ढूंढिए। नया गैरीसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के चार शहरों में सबसे पुराने शहर दिल्ली कुहना के निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहरों के निवासियों को दक्षिण
में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय किया गया। सेना को खिलाने के लिए उसकी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए मुसलमान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इश्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। सैनिक अपने आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीजों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर की बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था। सैनिक कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे। अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी अब बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे हैं और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उनका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा तथा तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया। अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया और इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दुआब में अकाल जैसे विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई। मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने से हम कभी-कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली की किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। 15वीं सदी से 16वीं शताब्दी के सल्तनत तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज्य रहा। तब तक जैन
जौनपुर, बांग्ला, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थीं और राज्य फल फूल रहे थे। इस काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल था तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूर 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540, 1555 से 1556 तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। तीन श्रेणियां ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्म युद्ध। तीन श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म के समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने की सहायता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा और इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। ईसाई धर्म एक समूह का संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए, जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली, जिसे क्रूसेड धर्म युद्ध कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे 1 सदी बाद इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया गया था। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोगों ने भी नाइट कहलाना चाहने लगे थे। प्रमुख शब्द: इख्ता, तारीख, गैरिसन, मंगोल, लिंग, खराज। इस तरह अध्याय 3 समाप्त।